नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बलोच फ्रॉम पटियाला पेश करने जा रहा हूं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित नाटक बालक। पेश है। गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने आप को ब्राह्मण समझता भी है। मेरे साइस और मेरे खिदमतगार मुझे दूर से सलाम करते हैं, लेकिन गंगू गंगू कभी मुझे सलाम नहीं करता। वो शायद मुझसे पाल आदन की आशा करता है। मैं मालिक हूं, फिर भी मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता, और ना मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि मैं उसे पंखा झलने के लिए कहूं। जब मैं पसीने से तर होता हूं और वहां कोई अन्य खिदमतगार उपस्थित नहीं होता, तो गंगू आप ही आप पंखा उठाता है और झलने लगता है। लेकिन उसके मुद्रा भाव से यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि वो मुझ पर एहसान कर रहा है, और फिर मैं भी न जाने क्यों फौरन उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं। उग्र स्वभाव का मनुष्य है, कभी किसी की बात नहीं सह सकता। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जिसकी उसके साथ मित्रता हो, फिर भी वो साइस और खिदमतगारों के साथ बैठना शायद वो अपमानजनक समझता है। आश्चर्य है कि उसे भंग बूटी से प्रेम नहीं, जो कि श्रेणी के मनुष्यों में असाधारण गुण है। मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या फिर नदी में स्नान करते नहीं देखा। दरअसल मेरा स्वभाव ही कुछ इस तरह का है कि मैं अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं खुद ना बुलाऊं, कोई मेरे पास ना आए। पर एक दिन प्रातःकाल जब मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, तो गंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने जरा अपेक्षा भाव से पूछा, क्या बात है गंगू? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। जी सरकार, वो आखिर बात क्या है? तुम तो जानते हो ये मेरे टहलने का समय है, मुझे देर हो रही है। तो सरकार, आप फिर हवा खाने जाएं, मैं फिर आ जाऊंगा। फिर तुम मेरे विश्राम के समय हाजिर हो जाओगे, जो मुझे पसंद नहीं। क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो? तुम्हें तो मालूम है कि मैं पेशगी नहीं देता, महीना पूरा होने पर तनख्वाह ही देता हूं। सरकार, मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगा। तो किसी की शिकायत करना चाहते हो? मुझे शिकायतों से घृणा है। सरकार, मैंने कभी किसी की शिकायत नहीं की। उफ, ये गंगू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मेरे लिखने पढ़ने को तो शायद ये कुछ काम समझता है, लेकिन मेरी विचार प्रक्रिया का, जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है और एक लेखक की रचनात्मकता के लिए बेहद जरूरी, जिसे मैं सुबह टहलते हुए साधने की कोशिश करता हूं, कोई मायने नहीं रखती। सोचा, देर हो रही है तो होने दूं, पहले गंगू से ही निपट लूं। आखिर कोई तो बात होगी जो तुम मुझसे कहना चाहते हो और कहने आए हो। सरकार, अब मैं आपके यहां नौकरी नहीं कर सकता। क्यों? मैंने कुछ कहा? नहीं नहीं सरकार, आपने तो ऐसा अच्छा स्वभाव पाया है कि क्या कोई पाएगा। दरअसल बात ही ऐसी आन पड़ी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हो और आपकी आबरू को बट्टा लगे। तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो गंगू, साफ साफ क्यों नहीं कहते मामला क्या है? सरकार, वो गोमती है ना, वो जो जो विधवा आश्रम से निकाल दी गई। हाँ है। तो फिर तुम्हारी नौकरी से गोमती का क्या संबंध? सरकार, हम उससे ब्याह करना चाहता हूं। क्या? गोमती से? तुम ठहरे पोंगा ब्राह्मण उस उल्टा से विवाह करने जा रहे हो?
जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी न रखने दे। मालूम है तुम्हें, आश्रम के मंत्रियों ने 3-3 बार उसका विवाह करवाया, और वो कुलच्छनी महीना 15 दिन वहां न टिक सकी, और तंग आकर आश्रम के मंत्री ने उसे आश्रम से निकाल दिया, और तभी से इसी मोहल्ले में किराए पर रहकर रह रही है, और मोहल्ले के शोहदों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई है। सब झूठ है सरकार, सब झूठ है। लोगों ने बेमतलब बदनाम कर दिया है। फिर वही ढाक के 3 पार, तीनों बार वो अपने पतियों को छोड़ नहीं आई। अरे तुम्हारे साथ तो 1 सप्ताह निभाना होगा उसका। उन लोगों ने उसे निकाल दिया था सरकार, तो भला गोमती क्या करती? कैसे बुद्धू आदमी हो, कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है, हजारों रुपए खर्च करता है, इसलिए कि औरत को निकाल दे। जहां प्रेम नहीं, वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती सरकार। स्त्री केवल रोटी कपड़ा नहीं चाहती, कुछ प्रेम भी तो चाहती है। वो लोग समझते होंगे कि हमने उसको विवाह करके उसके साथ बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन सरकार, दूसरों को अपना बनाने के लिए पहले आप उसका बन जाना पड़ता है। फिर सरकार, उसे एक बीमारी भी है। कैसी बीमारी? सरकार, उसे कोई भूत लगा है, कभी कभी भक्षक करने लगती है। तब भी तुम ऐसी स्त्री से विवाह करोगे तो समझो तुम्हारा जीवन कड़वा हो जाएगा। सरकार, मैं तो समझता हूं मेरी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा, तो तुमने तय कर लिया है एकदम सरकार। ठीक है गंगू, तो फिर मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं। समझाना मेरा फर्ज था। अगर तुम जीते जी मक्खी निगलना चाहते हो तो निकलो शौक से। वैसे मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं, लेकिन जो आदमी एक दुष्ट स्त्री से विवाह करे, उसे अपने यहां रखना भी तो वास्तव में जटिल समस्या थी। आए दिन तंटे बखेड़े खड़े होंगे, संभव है चोरी की वारदात भी हो, पुलिस दौड़ेगी, मुकदमे खड़े होंगे। इससे तो अच्छा है इस दलदल से दूर ही रहना। इसीलिए मैंने गंगू को नौकरी में बने रहने के लिए दबाव नहीं बनाया। गंगू क्षुधा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है। रोटी जूठी है, सूखी है, खाने योग्य नहीं, इसकी उसको परवाह न थी। 5 महीने गुजर गए। गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था, और वो उसी मोहल्ले में एक खपरेल की कोठड़ी किराए पर लेकर रह रहा था कि एक दिन अचानक बाजार में उससे भेंट हो गई। सरकार, सरकार रुकिए, बाबूजी ठहरिए। कौन? अरे गंगू, तुम कैसे हो भाई? मजे में हूं सरकार, लेकिन आप बाजार में कैसे? कहीं से आ रहा था। कहो गंगू, आजकल तुम क्या कर रहे हो? सरकार, इसी बाजार में चाट का खोमचा लगाता हूं, वो रहा पंसारी की दुकान के सामने। बस वही पक्की जगह है मेरी। पंसारी मुझसे कोई किराया भी नहीं लेता, बस कभी कभार चाट पानी खा लेता है। चाट का खोमचा कितना कमा लेते हो? बिक्री वगैरह होती है? रुपए 20 आने की हो ही जाती है सरकार। लागत निकालकर 8-10 आने बच ही जाते हैं। बस इतने में गुजर बसर हो जाती है तुम्हारी। सरकार, घर की औरत अगर समझदार और फजूल खर्च ना हो तो 8-10 आने में भी सुखपूर्वक जिया जा सकता है।
इस मामले में गोमती बड़ी सुगड़ है। हम्म। अच्छा है, चलता हूं गंगू। सरकार, कभी हमारी कुटिया में भी आइए। हाँ, देखेंगे। मालिक घर को आता है और अपने नौकर साइस को आवाज लगाता है। साइस, साइस, घोड़ा तैयार है। जी सरकार, तैयार है। बोलो, कुछ कहना चाहते हो? सरकार, अपना गंगू बेहाल है। अपना? वो क्यों बेहाल क्यों है? क्या हुआ उसे? तबीयत तो ठीक है उसकी। सरकार, नुक्कड़ का पान वाला चौरसिया बता रहा था कि उसकी बीवी गोमती उसे छोड़कर भाग गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। खाना पीना छोड़ा हुआ है हजूर उसने। आखिर वही बात हुई ना जिसका मुझे संदेह था। कितना समझाया था गंगू को कि ये स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है। कितनों को दगा दे चुकी है, तुम्हारे साथ भी दगा करेगी। लेकिन बेवकूफ के कान में जूं तक ना रहेंगी। परोपकार की पड़ी हुई थी ना। अब मिलेगा तो पूछूंगा उससे, क्यों बामन महाराज, गोमती देवी का ये वरदान पाकर तुम प्रसन्न हुए या नहीं? अरे तुम तो कहते थे वो ऐसी है, वो वैसी है, लोग उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं। बाजार का सीन। गंगू पीछे से आवाज लगाता है। बाबूजी, सुनिए सरकार, जरा ठहरिए। कौन? अरे गंगू, तुम्हारी आंखों में आंसू और इस फटे हाल हुलिये में। इतने दिनों से खाना पीना छोड़ा हुआ है। सरकार, गोमती ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। हाँ हाँ, मालूम है मुझे। गलती सरासर तुम्हारी है गंगू। तुमको तो मैंने पहले ही समझाया था, लेकिन तुम माने ही नहीं। अब सब्र करो। सब्र के अलावा उपाय ही क्या है? घर की जमा पूंजी भी समेट ले गई या कुछ छोड़ गई? सरकार, ऐसा न कहिए। धेले भर की चीज नहीं छुई उसने। जो कुछ अपना था वो भी उसे छोड़कर चली गई। अच्छा सरकार, मालूम नहीं उसने मुझ में क्या कमी देखी। मैं उसके योग्य न था। वो पढ़ी लिखी थी और मैं करिया अक्षर भैंस बराबर। बस यही बहुत है कि मैं इतने दिन उसके साथ रहा। कुछ दिन और रह जाता तो कायदे का आदमी बन जाता। नजर आ रहा है। अब उसके गुणों का कहां तक बखान करूं? औरों के लिए गोमती चाहे जो कुछ भी रही हो, लेकिन मेरे लिए किसी देवता का आशीर्वाद थी। अच्छा, तो तुम्हारे घर से गोमती कुछ ले नहीं गई? अरे कहा ना बाबूजी, धेले भर की चीज नहीं छुई उसने। और तुमसे प्रेम भी बहुत गहरा करती थी। उसका प्रेम तो मरते दम तक ना भूलूंगा, भूले नहीं सकता। फिर भी तुम्हारी प्राण प्रिय तुम्हें छोड़कर चली गई। यही तो अचरज है बाबूजी। हर समय दिमाग चक्कर घिन्नी सा घूमता रहता है। त्रिया चरित्र का नाम सुना है कभी? नाना सरकार, ऐसा ना कहिए। मेरी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे तब भी मैं उसका जस गाऊंगा। वो ऐसी न थी। चरित्र उसका बहुत ऊंचा था। इतना विश्वास है उस पर तो जाओ ढूंढ निकालो।
टेसुए बहाना छोड़ो। जाऊंगा सरकार, आपने भली कही, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बस एक बार मालूम पड़ जाए कि कहाँ है गोमती, फिर तो उसे मैं ले ही आऊंगा। सरकार, जाता हूँ, महीना दो महीना जंगल पहाड़ की धूल छानूंगा। जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। मैं जानता हूं सरकार, अगर मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं तो वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएगी। अच्छा मालिक, जीता रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा। मैं जानता हूं आप मन ही मन मेरे लिए चिंतित हैं। आप चिढ़ नहीं रहे, चिंता कर रहे हैं। मेरे मालिक मेरे लिए चिंता कर रहे हैं। उसके बाद जरूरत से मुझे नैनीताल जाना पड़ा, सैर के लिए नहीं, किसी काम से। एक महीने बाद लौटा। अभी मैं कपड़े भी न उतारने पाया था कि देखता हूं गंगू एक नवजात शिशु को लिए गोद में खड़ा है। शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुलकित न हुए होंगे जितना पुलकित गंगू था। आनंद उसके रोम रोम से फूटा पड़ रहा था। चेहरे और आंखों से कृतज्ञता और श्रद्धा के राग से निकल रहे थे। कुछ यही भाव था जैसे किसी क्षुधा पीड़ित भिक्षुक के मुख पर भर पेट भोजन करने के बाद नजर आता है। मुझे देखते ही गंगू ने कहा, सरकार, सरकार आप लौट आए, मैं आप ही की राह देख रहा था। कहो गंगू, तुम्हारी गोमती का कुछ पता लगा? हाँ सरकार, आपके आशीर्वाद से उसे ढूंढ लाया। लखनऊ के एक जनाना अस्पताल से मिली। यहां अपनी एक सहेली को कह गई थी कि अगर वो बहुत घबराए तो बतला देना। बस सरकार, मालूम पड़ते ही लखनऊ भागा। बस फिर क्या था, मैं उसे खींच लाया और ये सरकार, बदले में ये प्यारा सा बच्चा भी मिल गया। देखिए सरकार, कितना गोरा चिट्टा बच्चा है, कैसे मीठा रोता है। चुप हो जा, चुप हो जा, नहीं तो बाबूजी से डांट खाएगा। अच्छा, ये बच्चा भी मिल गया। गंगू, है तो तुम्हारा ही लड़का है ना? अरे क्या कह रहे हैं सरकार, आपका है, भगवान का है। गंगू, ये तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चा भगवान का बच्चा है। अजी सरकार, बच्चा तो भगवान का ही बच्चा होता है ना। चुप हो जा, चुप हो जा। सरकार देखिए, आपकी ओर टुकर टुकर देख रहा है। तो भगवान का ये प्रतिरूप लखनऊ में पैदा हुआ। सरकार, अभी तो ये महीने भर का है। गंगू, तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए? यही 7 महीने, सात सातवां चल रहा है सरकार। यानी शादी के छठे महीने पैदा हुआ। जी सरकार। फिर भी तुम्हारा लड़का? जी सरकार। कैसे बेसिर पैर की बातें करते हो गंगू। सरकार, गोमती मरते मरते बची, बस समझिए नया जन्म हुआ है उसका। 3 दिन और 3 रात छटपटाती रही। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के छठे महीने बच्चा पैदा होते पहली बार ही सुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकार, आप उसी बात को लेकर पड़े हैं। मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं आया। शायद इसीलिए गोमती यहां से भागी थी। मैंने कहा, गोमती, अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं अभी लौट जाऊंगा, फिर कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगा।
मेरे जी में तुम्हारे लिए कोई मलाल नहीं। मेरे लेके अब भी तुम उतनी ही भली हो। अब भी मैं तुम्हें जी जान से चाहता हूं। नहीं, अब मैं तुम्हें ज्यादा चाहता हूं। मैंने ये भी कहा उससे, बाबूजी, अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर ना गया हो तो चलो, मेरे साथ लौट चलो। ये गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई ना करेगा। मैंने तुमसे भावरे डाली हैं, इसलिए नहीं कि तुम देवी थी, इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता था और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती। यानी तुमने किसी और के पाप को अपने गले बांध लिया। बाबूजी, मैंने एक बोआ हुआ खेत लिया। क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूं कि उसे किसी दूसरे ने बोआ था? बोलिए बाबूजी, अगर मैं गलत हूं तो कहां गलत हूं? गंगू की बातें सुनकर मैं कपड़े उतारना भूल गया। कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गई। मैं निष्कलंक उस बच्चे को अपलक देखता रहा। मेरा मन हुआ कि उस बच्चे को लेकर अपनी छाती से चिपका लूं। गंगू, अपने बच्चे को मेरी गोद में नहीं दोगे? अरे काहे नहीं बाबूजी, लीजिए, लीजिए ना। बाबूजी, आप बड़े सज्जन हैं। मैं गोमती से आपके गुणों का बखान किया करता हूं। कहता हूं, चला बाबूजी के दर्शन करा, पर मारे लाज के आती ही नहीं। मैं और सज्जन, मेरी छद्म सज्जनता का पर्दा तो तुमने चीर कर धर दिया गंगू। आज तुमने मुझे असली मनुष्यता के दर्शन करा दिए। मैं नहीं जानता था कि मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूं। असली सज्जन तो तुम हो, और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक फूट रही है। चलो गंगू, आज मैं ही तुम्हारी गोमती के दर्शन करने चलता हूं। बाबूजी, आप आप हमार गरीब के घर जाएंगे? गरीब? गरीब तो आज मैं हो गया गंगू। तुम तो बहुत धनी हो। चले बाबूजी, बच्चे को मेरी गोद में दे दीजिए, आप थक गए होंगे। नहीं गंगू, इस फूल की महक हमें भी कुछ देर लेने दो। चलो चले। गंगू और मालिक गोमती के पास जाते हैं। गोमती, अरे ओ गोमती, दरवाजा खोलो। गोमती देखो, मेरे साथ बाबूजी आए हैं। अरे ओ गोमती, दरवाजा खोलो। थैंक यू।